बूढ़े ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हसरत भरी नजरों से देखा। कोठी चांद का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और औरतें कोठी की तरफ आ रहे थे। कारें आकर रुक रही थी। मेहमान उनसे उतरकर कोठी की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एक लड़का पैदल बूढ़े के पास से गुजरने लगा। वो भी कोठी की तरफ आ रहा था। जरा बात सुनो बेटा। लड़का एकदम रुक गया। उसने बूढ़े को देखा और बोला, जी कहिए बाबा, आप भी उस कोठी में जा रहे हैं ना? हाँ जी, मैं वहीं जा रहा हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, आज यहाँ क्या हो रहा है? ये कोठी सरदार नागेश की है। उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी है। सरदार नागेश के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े की आवाज खुशी की वजह से बेकाबू होने लगी। लड़के ने कहा, जी हाँ बाबा जी। क्यों, क्या बात है? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी है ना? जी हाँ, ये तो है। उनकी तो बहुत पहचान है। आपको उनसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कोठी को सजा देखकर आपसे पूछ बैठा था। आपका धन्यवाद। वैसे किसी जमाने में मेरा उनसे बहुत गहरा संबंध था। इस संबंध की वजह से मैं चाहता था कि कम से कम उन्हें बेटे की पैदाइश पर बधाइयां तो दे दूं। क्या ख्याल है, अगर मैं बधाइयों के 2-4 शब्द लिखकर आपको दे दूं तो आप उन्हें दे देंगे क्या? क्यों नहीं, जरूर दूंगा। अच्छी बात है, मैं अभी लिखकर दे देता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने जेब से कागज निकाला और लिखने लगा। फिर कागज फोल्ड करके उसको दे दिया। लो बेटा, उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कि कौन आया था। जी अच्छा, लेकिन अंकल, अगर आपका उनसे करीबी संबंध है तो आप खुद क्यों नहीं मिल लेते? वो ऐसा है ना, आज यहाँ लोगों की दावत है। मेरा अंदर जाना किसी तरह भी सही नहीं होगा। लोग सोचेंगे खाने के लिए अंदर घुसाया है। मैं ऐसा तो हूं नहीं कि कहीं से भी अतिथि नजर आ सकूं। अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें दे दूंगा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमन है। रमन? जी हाँ, यही नाम है मेरा। अच्छा धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वो मुड़ने लगा। इस वक्त रमन ने उसकी आंखों में आंसू छलकते देख लिए थे, लेकिन वो कुछ पूछ ना सका, इसलिए उसने उलझन महसूस की। फिर वो कोठी की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। वो देखना चाहता था कि वो बूढ़ा चला गया है या अभी खड़ा है। उसने देखा बूढ़ा भी चलते चलते मुड़कर कोठी की तरफ देख रहा था। इस बार उसकी नजर उस पर भी पड़ गई। वो जल्दी से मुड़ गया और कदम उठाने लगा। जब तक वो नजरों से ओझल ना हुआ, वो तब तक कोठी के अंदर न गया। बूढ़े की नजरों से ओझल होने पर उसने अपने दिल को टटोला। अब वहां पहले से भी ज्यादा बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ को समझ ना सका। वो अंदर चला गया। फंक्शन शुरू हो चुका था। सब खाने में बिजी थे। सरदार नागेश तो इतना बिजी था कि बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहा था। रमन ने उस पर एक नजर डाली। कागज उसके हाथ में था। उसने सोचा इस वक्त ये कागज उसे देना सही नहीं होगा। अब तो उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है। यूं ही इधर उधर कागज गिरा देगा। वो पास तो रहता ही है, कल किसी वक्त दे दूंगा। ये सोचने के बाद वो खाना खाने में बिजी हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त उसने सरदार नागेश के दरवाजे की बेल बजाई। नौकर बाहर आया तो उसने सरदार नागेश को संदेशा भेजा, वो उनसे मिलना चाहता है। रमन उसका नजदीकी पड़ोसी था। सरदार नागेश उस लड़के को बहुत पसंद करता था। कभी कभार वो उससे घर का कोई कामकाज भी करवा लेता था। उसने फौरन ही उसे अंदर बुलवा लिया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने पूछा कि ये रमन कैसे आए? मैं कल जब फंक्शन में आ रहा था तो आपकी कोठी से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया था। उसने मुझे ये चिट्ठी दी थी और कहा था कि मैं ये आपको दे दूं, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे। मैंने सोचा कल फुर्सत में दे दूंगा। आपने अच्छा किया। रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर सरदार नागेश ने चिट्ठी ले ली। उस पर लिखे शब्द पढ़कर उसने चिट्ठी जेब में डाल ली। अच्छा, मैं चलता हूँ। चाय नहीं पियोगे? फिर कभी सही। इतना कहकर रमन चल दिया। ऐसे में उसने कई बार चाहा पूछ लूं कि वो बूढ़ा कौन था, लेकिन पूछ न सका। इस किस्से को कई दिन गुजर गए। उसे बार बार बूढ़े का ख्याल आता रहा। आखिर धीरे धीरे वो उसे भूल ही गया। इस शाम वो अपने ऑफिस से फ्री होकर घर वापस आ रहा था। सरदार नागेश की कोठी के करीब से गुजरते हुए वो ये देखकर चौंक गया कि वही बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े को देखकर उसके कदम उसकी तरफ उठने लगे। नमस्ते बाबा जी। वो चौंक गया। कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, आप वही तो नहीं जिन्हें मैंने उस दिन वो चिट्ठी लिखकर दी थी? जी हाँ, मैं वही हूँ।
आप आज फिर यहाँ आए हो? मैं महीने में एक बार यहाँ जरूर आता हूँ। लेकिन क्यों? बस इस कोठी को एक नजर देखने के लिए। और क्या? रमन जल्दी से बोला। और उस कोठी वालों के हालचाल मालूम करने के लिए। दरअसल गांव में एक पागल औरत रहती है। बस वो जिद करती है मैं यहाँ आऊं और उनके हालचाल उन्हें सुनाऊं। वो कौन है और आप किस गांव में रहते हैं? मैं सुंदरपुर गांव में रहता हूं। मेरा नाम सुलेश है। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा। फिर उसने नमस्ते किया और चला गया। रमन उसे देखता रह गया। एक बार फिर वही बोझ उस पर सवार हो गया। अचानक वो बड़बड़ाया, मैं इस बोझ से मुक्ति जरूर पाऊंगा। इतवार के दिन वो सुंदरपुर गांव में पहुंच गया और वहां पहुंचकर सुलेश अंकल का घर तलाश करना जरा भी मुश्किल ना हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे की बेल बजाई। वो समय सुबह का था। गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। दरवाजा खुला तो सुलेश बाबा की आवाज सुनाई दी। ओह, ये आप हैं? आइए अंदर आ जाइए। कौन है? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। शहर से कोई साहब आए हैं, उसने कहा और उसे अंदर ले आया। छोटा सा घर था, 2 कमरे का। उसकी हर चीज से गुर्बत टपक रही थी। कैसे आए हो बेटा? मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए आया हूं। उम्मीद है आप मेरी उलझन जरूर दूर करेंगे। आपका सरदार नागेश से क्या रिश्ता है? आप वहां क्यों जाते हैं? ये कोई नई कहानी नहीं है। दुनिया में ऐसा होता ही रहा है। हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। बस उसने ज्यादा पढ़ लिख लिया था ना, इसलिए हम गंवारों को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या वो आपको खर्चा देता है? खर्चे की हमें जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। गांव में इतना काम सभी को मिल जाता है। कटाई का मौसम है, सब्जियां तोड़ने का काम, ये काम सालों साल चलता रहता है। मतलब ये कि वो आपसे मिलते भी नहीं। बाबा जी बोले कि अगर मिलते तो मैं यहाँ वहां जाकर बाहर से क्यों आता। और उस दिन आपने कागज पर क्या लिख कर दिया था? बुढ़िया दर्द भरे अंदाज में लंबा सांस भरकर बोली, ये की बधाई हो बेटा। बहुत आर्जी थी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों तड़पते रह जाते। अब बहुत सुकून है। वो पैदा हो गया जिसका इंतजार था। इसका क्या मतलब? वो पैदा हो गया जिसका इंतजार था। बेटे तुम नाश्ता किस चीज से करोगे? चाय या लस्सी? मतलब ये कि आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो कहने लगे, ये मेरी और इस बुढ़िया की ख्वाहिश है। सरदार का बेटा भी खूब पढ़े लिखे, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बने। और क्या? उसने बेचैन होकर कहा। मुझे और इससे आगे क्या कहना चाहिए सरदार की माँ? वो एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको हम बता नहीं सकते। माँ कोशिश करे बताने की। तभी बुढ़िया बोली, बेटा एक दिन आएगा जब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा बोझ उतर गया। अब मैं कोई बेचैनी महसूस नहीं कर रहा था। रमन ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। फिर वो उनके घर का सादा नाश्ता करके वहां से चला आया। 30 साल बाद उसे इस सवाल का जवाब मिल गया। सरदार नागेश का कारोबार 30 सालों में बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोठी बिक चुकी थी और अब वो किराए के मकान में रहता था। बुढ़ापा उस पर बुरी तरह सवार हो चुका था। उसने अपनी कारोबारी जिंदगी में अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया जरूर था। उसकी एक बड़े घराने में शादी भी कर दी थी और अब वो एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बन चुका था। बाप से अलग कहीं और रहता था। रमन एक दिन किसी दोस्त से मिलने गया तो एक शानदार सजी बनी कोठी के सामने उसे एक बूढ़ा सरदार नागेश खड़ा दिखाई दिया। उसे एक झटका सा लगा। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए। सरदार नागेश, ये आप हैं? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कई सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, अच्छा ये आप है रमन? हाँ, आपने ठीक पहचाना। लेकिन आप यहाँ कैसे खड़े हैं? वो सामने वाली कोठी देख रहे हो? ये मेरे बेटे की है। आज उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वाह वाह! रमन धक से रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे सब सवालों के जवाब मिल गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।